नमस्कार दोस्तों। आज जो हमारी क्लास अमित सर की होगी वो डायबिटीज़ के ऊपर रहेगी। तो डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो हमारे इंडिया में एक बढ़ती हुई बीमारी है। तो आज हम बात करेंगे इस बीमारी के ऊपर कि कब समझें कि आपको डायबिटीज़ हो गया है, क्या क्या इसके टाइप्स हैं, प्री डायबिटिक क्या है और इसके हम क्या उपाय कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को शॉर्ट में 10-15 मिनट की क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज तो बहुत बड़ा टॉपिक है। हम तो थोड़ा थोड़ा बेसिक डिटेल्स आज बस समझेंगे कि डायबिटीज होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और क्या उसके अपन को गोल्स हैं और जो मेडिसिन दी जाती है डायबिटीज की वो कहाँ पे काम करती हैं। तो पहले आते हैं डायबिटीज की डेफिनेशन में। ठीक है, डेफिनेशन में इसके चार, ठीक है, अगर ये चार आपको मिल रही है मतलब चार में कोई एक भी मिल रही है मतलब आप पेशेंट को डायबिटीज डिक्लेयर कर सकते हो। पहला है फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर अगर मोर देन 126 है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, फास्टिंग ब्लड शुगर अगर मोर देन 126 है तो आप एक रीडिंग में ही आप डिसाइड कर सकते हो कि डायबिटीज लेवल कर सकते हैं अपन पेशेंट। दूसरा आता है पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 2 घंटे के बाद पोस्ट प्रेंडियल से खाना खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा आ रही है तो अपन लेवल कर सकते हैं कि इसको डायबिटीज है। तीसरा होता है रैंडम ब्लड शुगर मोर देन 200 विथ क्लासिकल साइन ऑफ डायबिटीज। लाइक जैसे क्लासिकल साइन क्या होते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। अगर उसको पेशेंट को क्लासिकल साइन मिल रहे हैं और उसकी रैंडम ब्लड शुगर 200 से ज्यादा मिल रही है तो भी अपन उसको डायरेक्टली लेबल कर सकते हैं कि इसको डायबिटीज है। चौथा होता है HbA1c। HbA1c अगर मोर देन 6.5 है, 6.5 है, ऑलमोस्ट 7 बोलेंगे, मोर देन 7 है तो आप उसको लेबल कर सकते हो कि इसको डायबिटीज है। ठीक है, तो यही चार है डेफिनेशन में कि अगर ये चार में से एक भी मिल रही है तो आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज है। ठीक है, अब ये तो सिर्फ डेफिनेशन हो गई, ये कोई ट्रीटमेंट का क्राइटेरिया नहीं है। ट्रीटमेंट ये तो है कि ये पेशेंट को आप लेबल कर रहे हो कि डायबिटीज, उसका इंडिकेशन, इसका ट्रीटमेंट से है नहीं, अपने गोल क्या है डायबिटीज पेशेंट में। गोल क्या है डायबिटीज शुगर कंट्रोल के गोल्स अपने, एक है फास्टिंग और पीपी लेवल। फास्टिंग पीपी लेवल अपन को फास्टिंग लेवल 80 to 130 मिलीग्राम पे रखना है अपन को और पोस्ट प्रेंडियल लेवल लेस देन 180 मिलीग्राम तक लेके जाना है। ये अपना गोल है किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए। ठीक है, अगर अपन इस लेवल तक अगर पहुंच जाते हैं तो अपन सोचते हैं कि पेशेंट को जो लॉन्ग टर्म डायबिटीज है, लॉन्ग टर्म जो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी, ये सब कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। तो अपना गोल यही है कि डायबिटीज के जो भी पेशेंट है उनकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 80 to 130 के आसपास रहे और पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल लेस देन 180 रहे। एक डायबिटीज के पहले की प्री डायबिटिक कंडीशन होती है, प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक कंडीशन क्या होती है, जिसमें फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 100 to 125 तक रहती है और पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल 140 to 200 रहती है। ये पेशेंट होते हैं प्री डायबिटीज, मतलब ये पेशेंट प्रोन है कि आगे जाके अगर तुमने इनको कंट्रोल नहीं किया, डाइट और एक्सरसाइज में कंट्रोल नहीं किया तो ये आगे डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब टाइप्स कितने होते हैं डायबिटीज के? वैसे तो डायबिटीज के कम से कम 10 से 11 टाइप्स होते हैं, लेकिन जो कौन 4 मेजर टाइप हैं वो ही अपन को देखने हैं। पहला होता है टाइप 1 डायबिटीज, दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज,
तीसरा होता है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जो कि प्रेगनेंसी में होता है। चौथा होता है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज इन यंग। ठीक है, मेजर यही टॉपिक यही 4 टाइप्स होते हैं डायबिटीज के। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, जो इंसुलिन है, इंसुलिन का जो बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास से इंसुलिन है वो इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है, तो ऑलमोस्ट इंसुलिन बॉडी में होता ही नहीं है। इसलिए टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट है उनको अपन को सिर्फ इंसुलिन दे सकते हैं अपन। सर ये और कॉन्जेनाइटल होता है कि बाद में एक्वायर्ड होता है? नहीं, एक्वायर्ड ही रहता है, टाइप 1 डायबिटीज होता है। ठीक है, इसमें हो सकता है कोई फैमिली फैक्टर हो, लेकिन इसको प्रेजेंट एट बर्थ नहीं करते हैं, ये ज्यादातर बर्थ के बाद ही प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास का ऑलमोस्ट डिस्ट्रक्शन हो चुका है, तो उसके कारण इंसुलिन बनता ही नहीं है उससे। पर्टिकुलर एज होता है सर कि इस एज में जाके हो? यंग एज में ही होते हैं, यंग एज है, एडोलेसेंस ग्रुप है, एडोलेसेंस ग्रुप में होते हैं डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, इंसुलिन का है बॉडी में एक्शन नहीं हो पाता है, इसके कारण डायबिटीज पैदा होती है। जो गेस्टेशनल डायबिटीज है, गेस्टेशनल डायबिटीज क्या होती है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी के दौरान है, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनकी मात्रा बढ़ जाती है शुगर में बॉडी में, जैसे अपना स्टेरॉयड है, अपना प्लेसेंटल कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है, इन सब की मात्रा बढ़ जाती है। ये क्या करते हैं, रिलेटिवली इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसा पैदा कर देते हैं स्टेट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसका जो मैकेनिज्म एक्शन है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का जैसा है, बट जो कॉज है वो कॉज होता है जो कि बॉडी में जो हार्मोन्स बढ़ गए हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है। जैसे ही प्रेगनेंसी डिलीवरी मतलब खत्म हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद ये हार्मोन कम हो जाएंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाएगा, इसलिए डायबिटीज अपने आप खत्म हो जाएगी इस पेशेंट को। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की डायग्नोसिस कैसे करते हैं अपन, पेशेंट का एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है 2 स्टेप में। एक स्टेप होता है 50 मिलीग्राम ग्लूकोज देके, फिर अगर उसमें एब्नॉर्मेलिटी आती है तो अपन उसको 100 मिलीग्राम ग्लूकोज देते हैं। अगर आप उसको 50 मिलीग्राम ग्लूकोज देंगे, 50 मिलीग्राम, इसके लिए फास्टिंग है, फास्टिंग 8 आवर की जरूरत होती है। ठीक है, पेशेंट को 50 मिलीग्राम ग्लूकोज देंगे, 50 मिलीग्राम ग्लूकोज देने के 1 आवर के बाद उसका शुगर टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, 1 आवर के बाद अगर शुगर टेस्ट कराते हैं, अगर वो मोर देन 140 आता है, ठीक है, मोर देन 140 मिलीग्राम आता है, तो फिर अपन सेकंड स्टेप में जाएंगे। अगर 50 मिलीग्राम ग्लूकोज देने के 1 घंटे बाद शुगर लेस देन 140 आ रहा है, तो फिर उसका आगे कोई टेस्ट करेंगे नहीं। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप नहीं करना है। अगर ये बढ़ा हुआ आता है तो उसको फिर से नेक्स्ट डे बुलाएंगे, नेक्स्ट डे बुला के उसका फास्टिंग रखेंगे 8 घंटे की, और उसको फिर 100 मिलीग्राम ग्लूकोज देंगे। 100 मिलीग्राम ग्लूकोज के बाद उसको 4 स्टेप में शुगर टेस्ट करनी है। एक पहला फास्टिंग आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 2 आवर, आफ्टर 3 आवर। ठीक है, फास्टिंग लेस देन 105, 1 आवर लेस देन 195, 2 आवर लेस देन 165, 3 आवर लेस देन 145। ठीक है, इनमें से अगर 2 कोई क्राइटेरिया फिल नहीं हो रहे हैं तो उसको अपन डिक्लेयर करेंगे गेस्टेशनल डायबिटीज। मतलब कि अगर उसकी फास्टिंग लेवल मोर देन 105 आ रही है, या फिर इन 3 में से कोई एक साथ में मिल रहा है, तो उसको अपन बोल देंगे इसको गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है। मतलब 4 में से अगर 2 क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है वो। मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज जो होते हैं, ये होते हैं कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है, कहीं ना कहीं से जो इंसुलिन है, मतलब जो अपनी पैंक्रियास है, वहां की सेल्स है, वहां पे काम करना कम कर देती है, वो बंद नहीं करती। इसका एक इसमें और टाइप 1 डायबिटीज में ये एक डिफरेंस होता है कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन सीक्रेट होती ही नहीं है। इसमें क्या है, इंसुलिन होती है सीक्रेट, लेकिन कम मात्रा में होती है। इसका आगे ट्रीटमेंट पे असर पड़ता है, क्योंकि इसका जो एज ग्रुप है वो भी वही होता है, एडोलेसेंस ग्रुप होती है। 20 से 30 साल के जो यंग एज वाले हैं, यंग एज वाले इसमें इफेक्ट होते हैं। अपन को इससे कंफ्यूजन होता है कि टाइप 1 की मूडी है। ठीक है, क्योंकि टाइप 1 है, इसमें सिर्फ इंसुलिन देनी पड़ेगी। जो मूडी होगा, मूडी में अपन उसको अपन ओरल ड्रग्स भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अपन को ये डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि पेशेंट को टाइप 1 है कि टाइप 2 है। इसके लिए टेस्ट होता है, 1-2 टेस्ट होते हैं, या तो सिर्फ इंसुलिन लेवल करा लिया जाए, या तो सी पेप्टाइड लेवल किया जाए। अगर सी पेप्टाइड लेवल करा लेते हैं, सी पेप्टाइड लेवल कम है, या फिर इंसुलिन का लेवल सी पेप्टाइड लेवल कम है, मतलब कि वो टाइप 1 डायबिटीज है। इंसुलिन का लेवल कम है तो भी वो टाइप 1 डायबिटीज होगी, क्योंकि जो मूडी होगी, मूडी में टाइप 1 इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, और सी पेप्टाइड लेवल का लेवल नॉर्मल से बढ़ा हुआ है। तो कोई भी यंग पेशेंट है, अगर वो अपन को फर्स्ट टाइम डायग्नोज हो रहा है डायबिटीज, तो
तो अपन उसका ये 2 लेवल करा लेते हैं, जिससे कि अपन को समझ में आए कि पेशेंट को सिर्फ लाइफ लॉन्ग इंसुलिन ही देना है कि पेशेंट को अपन ओरल ड्रग्स भी दे सकते सर हैं। मूडी में बढ़ के आएगा इंसुलिन। हाँ, मोडी में क्या होता है कि जो बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज है ना, वो इतने इफेक्टिव नहीं, इतने अच्छे से काम नहीं करते, तो अपन उसको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक देंगे, उसको अपन वो कर सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं कि वो ज्यादा इंसुलिन सेक्रीट करें। नहीं सर, तो इंसुलिन का लेवल टेस्ट में बढ़ के आएगा। बढ़ के आएगा। बढ़ के आएगा। हाँ मतलब कंपेरेटिव टू टाइप 1 के हाँ, टाइप 1 के कंपेरिजन बढ़ के जाएगा। सी पेप्टाइड लेवल उसमें नॉर्मली आएगा, नॉर्मली बढ़ा हुआ आएगा, ठीक है, कम नहीं आएगा ये। तो ये मोटे मोटे टाइप्स हो गए हैं। अब आते हैं अपन ब्लड शुगर लेवल को कम कैसे कर सकते हैं अपने। ये है अपनी ब्लड वेसल्स, वहां पे शुगर का लेवल कम है। अब इसको किन किन तरीकों से कम किया जा सकता है, किन किन, आपको जब तक आपको तरीके नहीं पता होंगे तब तक अपन उसका आगे ड्रग्स का इफेक्ट क्या पड़ रहा है वो नहीं डिसाइड कर सकते। ब्लड शुगर लेवल कैसे कम किया जा सकता है? पहला, सबसे पहला हो सकता है क्या, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज है, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज है, इनको अपन को बोले कि ये ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करें, ठीक है। या फिर दूसरा हो सकता है कि इनको बोले कि कम ग्लूकोगॉन सिक्रीट करें। ग्लूकोगॉन क्या है, इंसुलिन के जस्ट उल्टा इफेक्ट करता है, ठीक है, तो उल्टा इफेक्ट करेगा। ठीक, सबसे मेन यही होता है कि बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज को ही बोला जाए कि वो ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करे। और क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस। मसल्स, मसल्स में ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा जाए, इंक्रीज अपटेक टू मसल्स, ठीक है। मसल्स या फिर जो भी सेल्स हैं अपने बॉडी की, वहां पे ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा दिया जाए, उससे अपन को ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। और क्या चीजें हो सकती है, किडनी है, किडनी से क्या होता है, ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो ग्लूकोज का जो रीअपटेक है, रीअब्जॉर्प्शन है, उसको कम कर दिया जाए तो ग्लूकोज यूरिन से निकल जाएगा। क्या होगा, डिक्रीज रीअपटेक ऑफ ग्लूकोज। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मली ग्लूकोज है ना, वो ग्लूकोराइज से छन के नीचे जाता है, लेकिन उसको अपन रीअब्जॉर्ब करके वापस ले आते हैं ब्लड में, तो अपन उसको रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देंगे तो वो ग्लूकोज यूरिन में सेक्रेट हो जाएगा, तो उससे भी अपन को शुगर लेवल कम हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं अपन, लिवर है, लिवर में क्या होता है, ग्लूकोज को अपने पॉलीमर में कन्वर्ट कर देते हैं, काय में, ग्लाइकोजन में, ठीक है। इंक्रीज ग्लाइकोजन मतलब ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, इनको ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देंगे ग्लाइकोजन में, तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा ग्लूकोज, ठीक है, ये कर सकते हैं अपन। और क्या चीज करी जा सकती है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से कम कर दिया जाए, तो भी ये, जब ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो बॉडी में, ब्लड में आएगा ही नहीं ग्लूकोज, ठीक है। और क्या किया जा सकता है, जो सेल्स हैं, सेल्स में ग्लूकोज की परमेबिलिटी है, सेंसिटिविटी है, ठीक है, उसको बढ़ा दिया जाए तो ग्लूकोज सेल्स में जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है। बस लगभग इतने ही काम करके किए जा सकते हैं कि एक बार ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो ये काम किए जा सकते हैं जिससे कि ग्लूकोज लेवल कम हो जाए। तो अब अपने जो ड्रग्स हैं, जो अलग अलग ड्रग्स हैं, अलग अलग तरीके से काम करती है, अपन वही देखना है अपन को, मेनली अपन कौन कौन सी ड्रग यूज करते हैं और वो कहाँ कहाँ काम करती है, इसका एक बेसिक्स देखना है। अब बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज है, ये इसको जो इंसुलिन ग्लूकागॉन का सिंथेसिस कम करना है, इंसुलिन का सिक्रीशंस बढ़ाना, ये काम कौन करता है, सल्फोनाइल यूरिया, जिस मोस्ट कॉमनली अपन जो ड्रग यूज कर सकते हैं ग्लीमेप्राइड, ग्लीमेप्राइड ग्रुप की ड्रग्स हैं, सल्फोनाइल यूरिया है, वो ये काम करती हैं, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ा देती हैं, ठीक है, जिससे इंसुलिन आएगा, इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को अपने आप, इंसुलिन का क्या काम है, इंसुलिन का काम है कि जो शुगर है, शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना और मसल में अपटेक बढ़ा देना, तो अपने आप अपटेक बढ़ा देंगे। और दूसरी कौन सी ड्रग्स हैं, DPP4 इनहिबिटर, ये डाइपेप्टाइड पेप्टाइडेज एक एंजाइम होता है जिस पे एक्ट करती है DPP4, ये क्या करता है, ग्लूकागॉन का सिक्रीशन बढ़ाता है, तो इसका जो इनहिबिटर होगा DPP4 इनहिबिटर, इसका जो ड्रग्स यूज कर सकते हैं, ड्रग्स अपन जो कॉमनली यूज करते हैं, विल्डाग्लिप्टिन, टेनाग्लिप्टिन, सेटाग्लिप्टिन, लेनाग्लिप्टिन,
कॉमनली यूज होती हैं, है ना। ये ग्लूकोगॉन का सिक्रेशन कम बढ़ा देगा। ग्लूको ये क्या है, DP4 इनहिबिटर है। DP4 इनहिबिटर करते हैं कि यही काम करते हैं, वो इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ाएंगे, ग्लूकोगॉन का सिक्रेशन कम कर देंगे। तो सल्फोनाइल यूरिया वो सिर्फ एक ही काम करता है, ये दोनों काम करते हैं, ठीक है। इसका नाम पता है ना, सेटाग्लिप्टिन, बिल्टाग्लिप्टिन। अब आते हैं इनकी मसल अपटेक। मसल अपटेक है, जो मसल्स हैं आपकी, उसमें जो शुगर का अपटेक बढ़ा देने के लिए दो मोर कॉमनली यूज होती हैं, मेटफॉर्मिन और थियाजोलिडिन, जिसका नाम होता है पायोग्लिटाजोन। ये भी कॉमनली अपन ड्रग यूज करते हैं, मेटफॉर्मिन और पायोग्लिटाजोन, ठीक है। अब आते हैं ये जो रीअपटेक जो कम कर दे, डिक्रीज रीअपटेक ऑफ ग्लूकोज है, इसके लिए ड्रग जो यूज होती है वो होती है डापाग्लिफ्लोजिन, जो आजकल बहुत कॉमनली आते हैं एमआरएस के लिए, डापा वाइट, डापा वाली ड्रग्स, डापाग्लिफ्लोजिन। तो सर यूरिन से अपन शुगर निकालें तो उसका मतलब नुकसान नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस ये है कि उसमें टेस्ट में यूरिन आर में शुगर आ सकती है, लेकिन ब्लड में नहीं आएगी, है ना। यूरिन में तो आ सकते हैं सर, हाँ। यूटीआई अगर हो रहा तो लेकर हाँ, उसमें यूटीआई के वाले चांसेस रहेंगे। सेफ नहीं हुआ ना सर, सेफ नहीं है, कई उसमें बस रिसर्चेस हुई हैं, रिसर्चेस में फेलियर जो कार्डियक फेलियर है, कार्डियक फेलियर को भी कम करती है ये ड्रग्स, क्योंकि यूरिन से कुछ, यूरिन के साथ साथ उसमें थोड़ा बहुत यूरिन में ग्लूकोज के साथ साथ और चीजें भी कम कर देती है, जिससे कार्डियक फेलियर के चांसेस भी कम रहते हैं। तो डापाग्लिफ्लोजिन है, ये मेनली डिक्रीज रीएक्टिव ऑफ ग्लूकोज का काम करती है। अब आते हैं इंक्रीज जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। ये ड्रग्स भी मेनली जो है मेटफॉर्मिन है। मेटफॉर्मिन का काम होता है कि जो ब्लड शुगर लेवल है उसको अपने पॉलीमर्स में कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दें। ये ड्रग्स तुम्हें पता है, एक कार्बोज और वोग्लिकोज इनटेक कम करता है, ये इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन ही कम कर देंगे शुगर का, ठीक है। और इनकी मसल साइंस के लिए ये काम भी करता है कौन, अपना पायोग्लिटाजोन और मेटफॉर्मिन। तो जो कॉमनली ड्रग अपन इतने ही यूज करते हैं, इसके अलावा कोई ड्रग नहीं। सल्फोनाइल यूरिया यूज कर सकते हैं, वही करते हैं कॉमनली। मेटफॉर्मिन यूज कर सकते हैं, पायोग्लिटाजोन यूज कर रहे हैं, DP4 इनहिबिटर है, सेटाग्लिप्टिन, बिल्टाग्लिप्टिन यूज कर रहे हैं, डापाग्लिफ्लोजिन यूज कर रहे हैं, मेटफॉर्मिन और एक और बहुत जितने भी अपन यूज करते हैं ड्रग, कॉमनली अपन देखा जाता है कि एक ग्रुप का है, एक ग्रुप का अपन एक ड्रग यूज करें और दूसरा जो ड्रग्स है वो दूसरे ग्रुप का यूज करें। जैसे एक जन एक्शन कर रहा है ग्लूकोज यहाँ पे, ये पे, तो अगर जो दूसरी ड्रग अपन यूज कर रहा है तो वो किसी और जगह पे काम करे, जिससे कि अपन को कंबाइंड इफेक्ट मिले, ठीक है। इतने तरीके से अपन यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा चार्ट है, कॉमनली सब जगहों पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, आज के लिए तो लगभग ये बेसिक्स है डायबिटीज का, इसलिए आज ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। अपन को पता क्या क्या होती है डायबिटीज की, डायग्नोसिस कैसे बनती है, डायग्नोसिस कैसे बनेगी, वो 4 मैंने जो शुरू में इंडिकेटर बताया था उसमें से कोई भी एक मिल रहा है। अगर कोई भी एक मिल रहा है, अगर ब्लड शुगर लेवल उसका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल मोर देन 25 है, या फिर पोस्ट पेंडियल ब्लड शुगर लेवल मोर देन 200 है, या फिर रैंडम शुगर 200 के साथ पेशेंट को सिम्टम्स है, या फिर HbA1c मोर देन 7 है, इन 4 में से अगर कोई भी मिल रहा है तो अपन पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस लेवल कर सकते हैं। लेकिन डायबिटीज मेलाइटस लेवल कर देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। ट्रीटमेंट अपन तब देंगे जब अपन को जो गोल्स हैं वो डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज से नहीं अचीव हो रहा है। क्योंकि गोल्स अपन ने क्या बताया, फास्टिंग ब्लड शुगर का गोल अपने पास है 80 to 130 और पोस्ट पेंडियल ब्लड शुगर का गोल है लेस देन 180। अगर ये गोल अगर अपन डाइट कंट्रोल या फिर एक्सरसाइज से अचीव कर सकते हैं तो फिर अपन को मेडिसिन की जरूरत नहीं है। अगर 1 मंथ की डाइट और एक्सरसाइज के बाद भी ये गोल अचीव नहीं होता तब अपन पेशेंट को मेडिकेशन पे रखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज से भी वही इफेक्ट आएगा। अगर लगातार आइसोमेटिक एक्सरसाइज अपन करेंगे तो जो मसल है मसल एक्टिव बढ़ जाएगा और जो सेल्स हैं सेल्स में इंसुलिन की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, इससे कि ग्लूकोज लेवल अपने आप नॉर्मल पे आ जाता है।